हेलो एवरीवन, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं आस्था, मेरे साथ हैं परिमल सर एंड हमारी ये जो बैंकिंग फाइनेंशियल टर्म्स से रिलेटेड कंपनीज की वीडियो का लास्ट डे है, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एएमसी के बारे में जिसका नाम है निप्पॉन एएमसी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले हमारे 5G पैरामीटर के हिसाब से समझते हैं एंटरप्राइज के बारे में कि निप्पॉन एएमसी क्या है, क्या करती है, उनका बिजनेस मॉडल कैसा है। राइट, सो आई थिंक पहले ये एएमसी का नाम होता था रिलायंस म्यूचुअल फंड। सो अनिल अंबानी ग्रुप को ये बिलोंग करता था। बट जिस तरीके से दिवाला निकला तो वहां पे एसेट सेल होते गए। बट ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, म्यूचुअल फंड कंपनीज, ये जो पेनिट्रेशन है अभी भी काफी कम है कंपेयर टू द डेवलप्ड वर्ल्ड, और ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। So definitely it has a huge potential from the earning visibility point of view से। Revenue growth उस पे हम आएंगे जब डिटेल डिस्कशन करेंगे। But this is a growing industry, under penetration to penetration अगर होता है तो अच्छे दिन इस इंडस्ट्री के मतलब चल भी रहे हैं और आने वाले समय में आते भी जाएंगे। So I think in October 2019 उन्होंने नाम चेंज किया रिलायंस टू निप्पॉन। सितंबर 2019 में 74% का स्टेक 75% का स्टेक इन्होंने ले लिया था। धीरे धीरे इन्होंने निप्पॉन जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जापान की जो कंपनी है, तो वहां से ये इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे उन्होंने बढ़ाते गए। पहले आई थिंक 25% गया, फिर 49%, फिर 74%। दैट्स हाउ दे हैव इंक्रीज्ड द स्टेक। एंड देन अल्टीमेटली जब बहुत सारा नेगेटिव न्यूज चल रहा था रिगार्डिंग रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे हैव डिसाइडेड कि बस नाम चेंज करना ही पड़ेगा। सो रिलायंस से निप्पॉन उन्होंने नाम चेंज किया। आई थिंक 10 दिन का एक बहुत ही एग्रेसिव कैंपेन उन्होंने चलाया था। एंड एक अच्छा खास, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दे आर क्वाइट सक्सेसफुल आल्सो नाउ। अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह इस कम्युनिटी में है, डेफिनेटली दे रिलेट निप्पॉन टू रिलायंस। बट इन्वेस्टर के माइंड में उन्होंने निप्पॉन ये नाम अभी बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लेस कर दिया है। सो दे हैव बीन सक्सेसफुल, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। जब हम सर एएमसी के बारे में बात करते हैं तो कौन से ऑपरेशंस में मतलब उनके पास जो अमाउंट रहती है जो उनको मैनेज करनी है, इज इट ओनली म्यूचुअल फंड हाउसेस से या और भी हमारे पास एवेन्यूज है? जैसे कि पेंशन फंड्स भी होते हैं उनके पास, पीएमएस भी होते हैं उनके पास, ऑफशोर फंड्स भी होते हैं। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, मतलब आगे बढ़ते जा रहे हैं, सो द फोकस इज डेफिनेटली ऑन देयर म्यूचुअल फंड बिजनेस। जो अगर हम बिफोर निप्पॉन के टेक ओवर की अगर हम बात करेंगे, सो टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट फॉर रिलायंस एएमसी वाज 4.53 लाख करोड़ रुपीस, जिसमें से 1.88 लाख करोड़ रुपीस जो थे वो म्यूचुअल फंड एसेट्स थे। बट नाउ उन्होंने वो पेंशन फंड्स वगैरह जो लीस्ट एक्सपेंस रेशियो वाले प्रोडक्ट होते थे, जहां से ज्यादा इनकम आता नहीं था कंपनी को, तो उस पे फोकस कम किया है। एंड जहां से इनकम ज्यादा आता है, एक्टिवली मैनेज फंड्स, वहां पे फोकस रखा है, या फिर ईटीएफ मार्केट पे जो हम बात करेंगे। तो करंटली 3.3 लाख करोड़ रुपीस के उनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, जिसमें 2.61 लाख करोड़ रुपीस आर फ्रॉम देयर म्यूचुअल फंड्स। मतलब बेसिक उनका जो फोकस है वो हमारे म्यूचुअल फंड। यस, म्यूचुअल फंड। आई थिंक दिस इज द इंडस्ट्री व्हिच इज ग्रोइंग क्वाइट वेल, एंड उनका फोकस उस पे काफी अच्छी तरीके से नजर आता है। ये ईटीएफ्स पे सर इतना ज्यादा जो शिफ्ट है, वो मतलब एएमसीज क्यों ईटीएफ्स पे इतना ज्यादा शिफ्ट क्यों आ रहा है? सी आई थिंक दिस इज द फ्यूचर, देयर इज नो डाउट। अगर हमने यूएस मार्केट्स की बात की या फिर किसी भी डेवलप मार्केट की हम अगर बात करते हैं, तो वहां पे ईटीएफ का जो मार्केट शेयर है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सो अगर आप वैनगार्ड की बात करोगे, जो कंप्लीटली पैसिव इन्वेस्टिंग ईटीएफ पे मॉडल पे जॉन बॉगल जी ने जो डेवलप किया है, वो फंड हाउस, उस पे उनका फोकस है। सो लास्ट कैलेंडर ईयर जितने फंड्स कलेक्ट किए गए थे, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, नया एसेट अंडर मैनेजमेंट जो कलेक्ट किया गया था, उसमें से 50% से ज्यादा एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कलेक्ट किए थे अकेले वैनगार्ड ने। एंड ETF पोर्टफोलियोज। वो आप पोटेंशियल समझ रहे हो यहाँ पे। एंड दैट्स व्हाई जो शिफ्ट है, मुझे ऐसा लगता है जो एक्टिव फंड्स है, ये बड़े फंड्स है इंडिया में, उसमें सबसे ज्यादा अगर फोकस किसी का है ईटीएफ मार्केट, ईटीएफ प्रोडक्ट्स पे, तो इन ट्रेडिशनल फंड हाउसेस में ये निप्पॉन का है। मार्केट शेयर या फिर सॉरी उनके जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, सो ऑलमोस्ट 20% का शेयर जो है वो ईटीएफ की तरफ जा चुका है। एंड ईयर ऑन ईयर इट इज इंक्रीजिंग। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, इन मार्च 2017 द ईटीएफ शेयर जो था टोटल ईयर में, दैट वाज ओनली 6%. So 6 to 9 to 14 to 16 and now it is at 20%. So पैसिव स्ट्रेटेजी में बहुत ही बढ़िया फोकस निप्पॉन एएमसी का यहाँ पे नजर आ रहा है।
इक्विटी AUM जो है वो 42% का है मार्च 2022 के जो एनुअल रिपोर्ट के नंबर से। देन 26% इज फ्रॉम डेट, लिक्विड है 12% एंड 20% इज फ्रॉम ETF। सो डेफिनेटली नंबर 3 पोजीशन पे अगर है, एंड ईयर ऑन ईयर दिस नंबर इज ग्रोइंग। सो इट मींस ट्रेडिशनल फंड हाउसेस या फिर ओल्ड फंड हाउसेस में दिस इज द फंड हाउस व्हिच हैज टेकन दैट अर्ली मोर एडवांटेज in the ETFs department, because Right. we see that people are also understanding the newer concepts which are coming into the financial field. Right. तो वो हमें सीधा सीधा असर AMC businesses पे भी दिखता है, where they're trying to shift to the new things that are coming up. राइट। अभी जैसे हमने देखा कि आज ही मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, सो उसमें 10 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हो चुके हैं इंडिया में। Okay. सो अगर डीमैट अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं, अगर आप इंडियो मतलब डीमैट अकाउंट्स 10 करोड़ है और यूनिक फोलियोज जो है म्यूचुअल फंड्स में, दैट नंबर इज अराउंड 3.6-3.7 करोड़ टोटल, मतलब नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स। तो आप अभी समझ रहे हो कि ऑलमोस्ट मोर देन 2.5 टाइम्स जो नंबर है वो डीमैट अकाउंट में है। सो ETF इज अ डीमैट अकाउंट प्रोडक्ट। Yes, it is a demat. वहां पे अगर आप देखोगे तो आने वाले समय में अगर आपके पास वो रिसोर्स अवेलेबल है टू बाय एंड सेल, तो एक्सचेंज पे जो चीजें होती है, तो डेफिनेटली अगर फोकस किया जाएगा तो ये चीजें हो सकती है। इट्स ऑल अबाउट द विलिंगनेस ऑफ दैट कंपनी। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो पुराने फंड हाउसेस है, दे आर नॉट रेडी टू अडॉप्ट दैट, या फिर वो अडॉप्ट कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं वो स्ट्रेटेजी बैक सीट पे। Of course. अब यहाँ मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि एक ओल्ड फंड हाउस इज फोकसिंग ऑन पैसिव स्ट्रेटेजी एंड द नंबर्स आर आल्सो सजेस्टिंग द सेम। अगर वॉल्यूम्स की हम बात करते हैं तो टोटल ETF मार्केट में, टोटल ETF जो ट्रेड होते हैं मार्केट में, उसमें 74% ETFs निप्पॉन के होते हैं। Okay. सो निप्पॉन AMC के, मतलब 100 वॉल्यूम है, अगर 100 का वॉल्यूम है तो उसमें से 74 नंबर ऑफ ट्रेड्स आर विथ निप्पॉन ETFs। मार्केट शेयर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करोगे एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, तो वहां पे उनका शेयर इज 14%। True. बट अब वो आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है कि अरे 14% Volume इतना ज्यादा है। volume कैसे ज्यादा है? Exactly. ये इसलिए है बिकॉज मार्केट में जो ETF में पैसा आ रहा है, स्पेसिफिकली निफ्टी ETF की अगर हम बात करते हैं, सो मैक्सिमम पैसा आ रहा है वो EPFO के थ्रू आ रहा है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जो 15% एडिशनल जो सरप्लस उनके पास आ रहा है, वहां से वो एलोकेट कर रहे हैं। Exactly. एंड दैट एलोकेशन इज हैपनिंग टुवर्ड्स SBI ETF एंड पार्ट विद UTI ETF। तो निप्पॉन को उसका वॉल्यूम नहीं मिल रहा है। सो निप्पॉन इज ऑल अबाउट मार्केट में उन्होंने वो वॉल्यूम क्रिएट किया। Understood. दिस इज वेरी गुड। अगर वॉल्यूम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करेंगे, निफ्टी 50 ETFs में 96.4 करोड़ का अगर वॉल्यूम है, तो और एवरेज इंडस्ट्री का जो निफ्टी 50 का ETF है उसमें वॉल्यूम है 1.4 करोड़। सो आप समझ रहे हो 55 टाइम्स ज्यादा है वहां पे। Exactly. निफ्टी 50 में इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी भी स्क्रीन पे उनको नजर आ रहे होंगे लोगों को। सो पॉइंट ये है यहाँ पे कि एक सबसे एक्टिवली ट्रेडेड ETF में उनका मार्केट शेयर आप समझ रहे हो कितना ज्यादा है। Exactly. मतलब दिस विल बी मोर देन 80-90%। माय फीलिंग इज दैट, though we don't have the exact numbers, but True. the feeling is like looking at the volumes, definitely they will have the major market share in that particular category. So ये एक समझना बहुत जरूरी है। आई थिंक ETFs के लिए वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं, बिकॉज म्यूचुअल फंड के केस में यू डोंट हैव टू सेल देम। Yes. So बट इनके केस म्यूचुअल फंड में आप म्यूचुअल फंड हाउस के पास जाओ, उनको बोलना भाई, मतलब नॉर्मल जो हम फंड्स लेते हैं, इंडेक्स फंड्स, कि भाई मुझे सेल करना है, वो बोलते हैं ये लो पैसे लो और Exactly. बट ETF में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड सेल नहीं करता, बाय नहीं करता। वो बोलता है भाई मार्केट में जाओ, बायर सेलर डिमांड अपनी Exactly. करो और सेटल कर दो। तो उसके लिए हमें वो लिक्विडिटी देखना बहुत जरूरी है कि वो अगर हमें बेचना है तो दूसरी तरफ बायर भी होना चाहिए। Yes, तो yes. आई थिंक कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर Yes, हो जाता है। तो अभी जब हम सब म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं, AMC की बात कर रहे हैं, तो जो SIP है वो कंपनी उस स्टैंस में कहाँ पे लैंड So I करती think है? 733 करोड़ रुपीस का उनका SIP बुक है, मेजरली इक्विटी में ही SIP ज्यादा है। So 39.6 लाख SIP अकाउंट्स हैं उनके पास। Okay. So this number is growing. दो अगर SIP की बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो मार्च 2019 में दे हैड 859 करोड़ रुपीस ऑफ SIP बुक, जो कम होके 733 करोड़ पे आई है। So अब कैसा है कि देयर विल बी सम रिपरकशंस आल्सो, कि अगर आप पैसिव स्ट्रेटेजी पे फोकस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग दैट इज द ओनली रीजन, वन ऑफ द रीजंस, बट इट्स सी आप दो शिप्स पे पैर रख के नहीं चल सकते। सो कहीं ना कहीं आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा। आई डोंट नो वेदर दे विल टेक इट और नॉट, बट लुकिंग एट देयर शेयर ऑफ AUM growing with ETF market, I think this is
I think they have taken that step towards passive strategies. That's what I feel. ओके सो मूविंग ऑन, जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं ईटीएफ्स के बारे में और म्यूचुअल फंड्स एंड एसआईबीज, तो जो उनका जो इन्वेस्टर बेस है वो हम कैसे समझें कि ओके इनके पास यूनिक इन्वेस्टर्स आ रहे हैं या वो अच्छे हैं या इज इट एट अ डिसेंट स्पेस? सी अगर यूनिक इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो आई थिंक 1.32 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स है, मतलब यूनिक पैन नंबर जो बोलते हैं हम, तो उस हिसाब से अब टोटल इंडस्ट्री में दैट नंबर इज अराउंड 3.6-3.7 करोड़, तो इट मींस 37.4% का मार्केट शेयर उनके पास है। मार्केट शेयर का मतलब ये नहीं कि 37.4% इनके पास ही कर रहे और कहीं नहीं कर रहे। अगर जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया, अगर मैं निपॉन एएमसी के एक स्कीम में डालता हूँ और एक्सिस के भी एक स्कीम में डालता हूँ एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दोनों बोलेंगे हमारे पास ये इन्वेस्टर है एग्जैक्टली उस एंगल से। बट अगर 100 लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें से 37 लोग निपॉन के एएमसी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। Okay. So that is the analysis we need to Is it the decent number? Good, very good number, no doubt. It's a Okay. good penetration. ओके एंड सर हमारा जनरली फोलियो काउंट रहता है व्हेन वी टॉक अबाउट एएमसी स्पेसिफिकली, तो पहली बात तो हम फोलियो काउंट से क्या समझते हैं एंड कंपनी का फोलियो कैसा है? सी अभी जैसे 1.32 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स है उनके पास, बट फोलियोज जो है इनके पास टोटल वो है 1.83। सो इट मींस कि वहां पे डुप्लीकेट फोलियोज भी होंगे एक बंदे के पास। उसने अगर जैसे मैंने अगर बैंक में जाके लिया, मैंने इन्वेस्टमेंट की बैंक के पोर्टल के थ्रू, तो वहां पे एक फोलियो नंबर क्रिएट हो जाएगा। अगर मैंने डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के पास जाके इन्वेस्टमेंट की तो वहां पे एक फोलियो क्रिएट हो जाएगा। सो वहां पे डुप्लीकेशन ऑफ फोलियोज भी हो सकते हैं। सो उस एंगल से आप देखते हो, बट मुझे लगता है यूनिक इन्वेस्टर्स का जो एंगल है वो ज्यादा मोर इंपॉर्टेंट रादर देन टोटल फोलियोज। ओके तो सर अब हम बात करते हैं कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है कि कौन सा अमाउंट कहाँ पर जा रहा है, ठीक है, तो वो कंपनी पैसा मतलब एग्जैक्टली कौन से चैनल के थ्रू, तो आई थिंक यहाँ पे 56% जो पैसा आता है निपॉन के पास वो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के थ्रू आता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन कौन हो सकते हैं? ये बैंक्स डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं। देयर आर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स आल्सो, जैसे एनजे हो या फिर बजाज कैपिटल हो, ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर, प्रूडेंट हो, तो ये बड़े बड़े नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वहां से पैसा आता है। या फिर इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं तो वो भी वहां पे करते हैं। तो यहाँ से मैक्सिमम पैसा आता है निपॉन के पास 56% एंड 44% डायरेक्टली, मतलब इन्वेस्टर डायरेक्टली एएमसी के पास आ रहा है, निपॉन के पास जा रहा है। तो मतलब अभी भी जो इनडायरेक्ट चैनल है ऑफ बैंक्स एंड उसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स वो सबसे बड़ा चैनल है। सो अगर 100 में से 56% यहाँ से आता है, तो उस 56% का अगर बाइफर्केशन हम करते हैं तो उसमें 58% मनी कम्स फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर्स, 20% money comes from the national distributors and 22% comes from the banking distributors. मतलब सबसे ज्यादा पोर्शन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है, सो उनका अभी भी बहुत ज्यादा फोकस है उस पे। आई थिंक 85,000 प्लस उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो कि बहुत अच्छा नंबर है, which is a big number. ओके सर, हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं वो होती जा रही हैं, बिकॉज पहले हमारे पास वो शेयर सर्टिफिकेट्स होते थे तो वो भी डीमैटेरियलाइज हो गए हैं। सो कैसे द डिजिटल कंट्रीब्यूशन इज प्लेइंग देयर रोल इन फॉर द निपॉन एएमसी? सो निपॉन के लिए ये नंबर अभी भी बहुत कम है। 55% इज नॉट अ वेरी बिग नंबर। 45% ट्रांजैक्शंस आर स्टिल हैपनिंग ऑफलाइन, सो इन दिस डिजिटल एरा। बट उसके पीछे का रीजन मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है दे आर स्टिल नॉट वेरी इंटरनेट सेवी। वहां पे अभी भी ट्रांजैक्शंस पेपर पे ही हो रहे, शायद साइन करके चेक सबमिट करके, व्हिच इज मतलब मेजरली मुझे ऐसा लगता है। अदरवाइज बैंक्स, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर डायरेक्ट जो है वो एवरीथिंग इज थ्रू ऑनलाइन ओनली। सो इन अ वे इट इज गुड आल्सो कि अभी भी डिस्ट्रीब्यूटर्स पे मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल उनका बहुत स्ट्रांग है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं डिजिटल पे उनको लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज उस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी बिजनेस कंटिन्यू करना ऑनलाइन कंपटीशन विल बी, बिकॉज़ धीरे-धीरे जैसे शेयर सर्टिफिकेट्स का इंपॉर्टेंस खत्म ही हो गया, तो आने वाले टाइम में एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिजिटल, करना ही होगा, उनको भी वो सिखाना ही होगा। आई थिंक देयर इज नो वे आउट। ऑफ कोर्स। तो सर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारे पैरामीटर्स में फाइनेंशियल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो सर अगर मैं देखूं ये ग्राफ्स को देखूं, रेवेन्यू इतना नहीं ग्रो कर रहा है जितने अच्छे उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स या मार्जिन्स हैं, उनका क्या रीजन है? सो आई थिंक रीजन सिंपल है। एक तो पैसिव स्ट्रेटजी पे फोकस है, तो वहां पे एक्सपेंस रेशियो कम है। प्लस एक्टिवली मैनेज फंड्स में सेबी ने बहुत सारे रूल्स लगाए कि अगर आपके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बढ़ते जाते हैं तो आपको एक्सपेंस रेशियो वहां पे घटाना पड़ेगा। सो दैट इज द रीजन व्हाई कि अगर लास्ट 10 साल का हम उनका रेवेन्यू का ग्रोथ देखते हैं, सो दैट नंबर इज एट 9%, बट उनके प्रॉफिट्स आर ग्रोइंग। एग्जैक्टली, प्रॉफिट ग्रोथ जो है लास्ट 10 साल की वो है 14% CAGR। अब ये 14% CAGR का प्रॉफिट ग्रोथ क्यों आया है? बिकॉज
दे आर इंप्रूविंग ऑन देयर ऑपरेशनल एफिशिएंसीज। तो ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो वेरिएबल कॉस्ट पे सारी चीजें होती है कि मतलब वो कम है यहाँ पे, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड है, उसमें तो कोई स्कोप उसके ऊपर अगर आप बिजनेस करोगे तो मार्जिन्स यू विल कीप ऑन इंप्रूविंग, एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड विद निपॉन। तो उनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है वो काफी बढ़िया तरीके से ग्रो हुआ है, 14% से की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ है, एंड मेरे हिसाब से आई थिंक कुछ 86% का FY21 का उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, एंड 78% दिस ईयर। सो ब्लेसिंग इन डिसगाइज यहाँ पे हुआ है फॉर दिस इंडस्ट्री इन कोविड। एक तो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बढ़ गए, इक्विटी मार्केट्स ऊपर गए, उसकी वजह से बढ़ गया, एक्सपेंस रेशियो उतने ही घटे नहीं जितने मतलब अगर एक नया बिजनेस लाने के लिए उनको एफर्ट लेना पड़ता, एंड दैट्स व्हाई देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स इंप्रूव्ड, और उसी का इंपैक्ट उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंप्रूवमेंट पे हुआ, और उसी का इंपैक्ट सीधे सीधे उनके नेट प्रॉफिट पे भी हो गया। सो इवन नेट प्रॉफिट ग्रोथ इज आल्सो एट 14% CAGR फॉर लास्ट 10 इयर्स। तो सर हम जब यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी एक रेशियो देखते हैं तो उसका नंबर इज 23.3%। Yes. तो इज दिस 23.3% नंबर डिसेंट कीपिंग इन माइंड द ऑपरेटिंग प्रॉफिट? वेरी गुड नंबर, नो डाउट, बट वो नेचुरली ग्रो ही होने वाला था, बिकॉज आपका कोई ऐसा शेयर होल्डिंग मतलब इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी तो बढ़ नहीं रहा है। सो उस एंगल से अगर आप देखोगे और आपकी प्रॉफिट की ग्रोथ एक जबरदस्त हुई है लास्ट 2 सालों में, तो आरओई के नंबर इंप्रूव होने ही वाले थे। तो आई थिंक कोविड हैज प्लेड अ वेरी पॉजिटिव रोल इन ऑल दीज फाइनेंशियल कंपनीज, स्पेसिफिकली एएमसी की अगर हम बात करते हैं। ओके, तो मतलब कंपनी फाइनेंशियल फुटिंग पे भी अगर हम देखें तो अपने आप को काफी डिसेंटली डेफिनेटली आई थिंक दे आर डूइंग वेल। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस चल रहा है, बट आई थिंक ऑपरेशनल एफिशिएंसी इज इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाट अ कंपनी वांट्स। बाकी तो नेचुरल ग्रोथ है, and there will be challenges जब वैल्यूएशन की बात करेंगे। ओके, तो सर अब आ ही जाते हैं हम वैल्यूएशन की पैरामीटर पे। तो वैल्यूएशन में हमारे पास कंपनी के पास जो बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं वो हमारे पास आते हैं HDFC, AMC, ABSL एंड UTI। तो उनके कंपैरिजन में कंपनी कितनी अच्छी वैल्यूड है? राइट, सो आई थिंक मुझे लगता है वैल्यूएशन का कंपैरिजन, कंपैरेटिव वैल्यूएशन का थोड़ा सा हमें इग्नोर करना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर सो मेनी प्लेयर्स। जैसे कि ICICI म्यूचुअल फंड जल्द लिस्ट हो सकता है, SBI म्यूचुअल फंड जल्द लिस्ट हो सकता है, कोटक म्यूचुअल फंड हो सकता है, कब करेंगे पता नहीं उदय कोटक सर, बट हो सकता है, एक्सिस म्यूचुअल फंड लिस्ट हो सकता है। देयर आर सो मेनी कंपनीज जो लिस्ट होना चाहती है आने वाले समय में। तो इनिशियली कैसा हुआ था, दिस वाज द फर्स्ट कंपनी टू गेट लिस्टेड, सो ऑब्वियसली देयर इज अ स्केर्सिटी प्रीमियम। ये स्केर्सिटी थी, मतलब कोई और कंपटीटर नहीं था तो उसमें इन्वेस्ट हो रहे थे। देन HDFC, AMC के वहां पे एक ऑप्शन अवेलेबल हो गया, फिर UTI आ गया, फिर कंपटीशन आ गया। सो अगर आप ट्रेडिशनल उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो कंटिन्यूअसली ये इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो नीचे जा रहा है। सो जो पहले एक प्रीमियम मिला था उनको, स्केर्सिटी प्रीमियम, वो अब यहाँ पे कम होता हुआ खत्म होता हुआ दिख रहा है। यस, एंड आई थिंक ये और कम होगा। ओके, द चैलेंज यहाँ पे ये है कि पेनिट्रेशन कम है, वी अंडरस्टैंड, बट पेनिट्रेशन बढ़ा भी उनका, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बढ़े भी, बट एक्सपेंस रेशियो घटने वाले। तो हो सकता है आज जो हम बात करेंगे 3.3 लाख करोड़ रुपीस का उनका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, आने वाले समय में विद फॉलिंग एक्सपेंस रेशियोज 5 लाख करोड़ पे वो उतना ही पैसा कमाएंगे। एग्जैक्टली। सो इट मींस देयर विल बी चैलेंजेस। प्लस अभी हमने जैसे बात की ETF का मार्केट जो आने वाला है, व्हाट इज ETF? लो एक्सपेंस रेशियो प्रोडक्ट्स है। एग्जैक्टली। अगर उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, लोगों को समझ गया कि भाई ठीक है यार, इट्स एलोकेशन व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन दिस। एग्जैक्टली। तो वॉरेन बफेट भी खुद बोलते हैं कि आई अंडरस्टैंड कि वो कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियोज बनाते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ऑल दोस थिंग्स, बट वो उन्होंने बहुत बार बोला है कि भाई अगर नहीं समझ में आती चीजें, यू आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दैट, S&P 500 इंडेक्स में डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। And he is a big fan of, इससे ज्यादा डाइवर्सिफाइड कुछ नहीं है। So I think so उस एंगल से अगर हम देखेंगे तो ETF मार्केट बढ़ने वाला है। So एक्सपेंस रेशियो चार्ज करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ने नहीं वाली, वो कम होने वाली है। So अर्निंग विजिबिलिटी नजर आ रही है आपको, बट ग्रोथ के जो नंबर्स है वो शायद फॉल हो सकते हैं, एंड दैट इज द चैलेंज फॉर दीज कंपनीज, एंड दैट्स व्हाई द एक्सपेंस रेशियो घटने के साथ साथ इनके P रेशियोज भी नीचे आ सकते हैं। सो दैट इज अ चैलेंज दिस इंडस्ट्री इज हैविंग अक्रॉस फिर वो चारों कंपनी जो लिस्टेड है, और आने वाले समय में और प्रेशर आएगा अगर ज्यादा कंपनीज लिस्ट हो जाए तो फिर अल्टीमेटली इनके लिए सर क्या वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, मतलब हाउ डू वी? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है दिस इज गोइंग टू बी अ डिविडेंड प्ले, दैट्स माय रीडिंग। बाकी इन बिटवीन साइकिल्स विल कम कि एक आध दो क्वार्टर अच्छे हुए तो टिपिकल वो मूवमेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, बट मैं अगर आप मुझे पूछोगे कि will you invest in this company, so from growth point of view I don't think, but if somebody is a conservative equity investor or a moderate equity investor who wants to bank on the dividend play, want to play safe, want to play safe, and in some time
अगर कुछ ज्यादा कंपनीज लिस्ट हो जाती है और ज्यादा स्टॉक गिर जाता है, बहुत ही रैशनल पी रेशियोज नजर आते हैं 12 के 15 समथिंग लाइक दैट। सो आई थिंक विद दैट अगर 10-12% की ग्रोथ कंपनी दे पाएगी तो इट कैन बिकम एन अट्रैक्टिव बेट। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि वो वहां जाएगा, बट दीज आर द हिस्ट्री सजेस्ट दैट कि ऐसी चीजें होती है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू पीपल शुड वॉच। ओके, सो अल्टीमेटली दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ निपॉन एएमसी। तो इससे हमारा कंक्लूजन ये निकलता है दैट इफ यू आर वेरी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, सो यू कैन स्टिल have your bets on this company, but if you are someone who is aggressive, so you will have better opportunities which will be available to you. मतलब आप इसको लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की तरह नहीं देख सकते कि जहां पे पेनिट्रेशन के साथ साथ, क्योंकि उनका रेगुलेटर अलग है, इनका रेगुलेटर अलग है। True. सो उनका रेगुलेटर थोड़ा सा फ्रेंडली है, इनका रेगुलेटर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, तो ये सारा खेल हो सकता है आपके। So to know more कि आपको कौन सी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्पेसिफिकली इफ यू आर एन एग्रेसिव इन्वेस्टर, डू विजिट आवर वेबसाइट जहां पे आपको बहुत सारे रिसर्च प्रोडक्ट्स मिलेंगे लाइक मॉडल पोर्टफोलियोज, फंडामीटर एंड स्टॉकोमीटर। एंड क्योंकि अभी गणेश चतुर्थी चल रही है, तो डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड मोदक जहां पे आपको मिलेंगे एक्साइटिंग डिस्काउंट ऑफर्स। और अब 3 साल के सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, तो कॉम्बो ऑफर्स और 3 साल के सब्सक्रिप्शन लोगे then the discounts could be as high as 65 to 70% also. So invest करने आपको विजिट करना मत भूलिएगा दोस्तों। और अगर कुछ क्वेरीज है तो हमारे कस्टमर केयर को, रिलेशनशिप सेल को आप कॉल कर सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।